नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। मोदी को भनक नहीं लगी, ईडी को भनक नहीं लगी और नीतीश कुमार ने दिन में ही कहते हैं तारे दिखा देना, तारे दिखा देना। एक रूट था, उसका मकसद क्या था? अब भी बहुत सारे उसमें इफ्स एंड बट्स हैं। नीतीश कुमार के एक खास अधिकारी, ताकतवर अफसर, उस पर ईडी की नजर गई। ईडी ने उस पर शिकंजा कसा। चर्चा हुई कि मोदी ईडी के जरिए नीतीश के खास अफसर को घेर करके नीतीश को शिकंजे में लेना चाहते हैं। लेकिन नीतीश की सियासत को समझना वाकई बहुत मुश्किल काम। नीतीश के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, लालू यादव की बात याद आ जाती है कि नीतीश के पेट में दांत है। ये बार बार सच साबित होता है। अपने ही खास अफसर, जिसे बड़ा अजीज माना जाता था, जिस अफसर पर 2 साल से तमाम गंभीर आरोप हैं, जिस अफसर पर पटना पुलिस में बहुत ही गंभीर व्यभिचार के मामले में मामला जो है, पटना पुलिस ने भी उस पर रिपोर्ट फाइल की है। उस अफसर को अब तक नीतीश बहुत ही मलाईदार कुर्सी पर काबिज रखे हुए थे। एकाएक ऐसा क्या होता है? ईडी के शिकंजे में आते ही नीतीश कुमार एक झटके में उस आईएएस अफसर को बेदखल कर देते हैं कुर्सी से और बिठा देते हैं ले जाकर के ऐसे जगह जिसे नौकरशाही में डंपिंग ग्राउंड कहा जाता है। डंपिंग ग्राउंड। आईएएस का नाम है संजीव हंस। और इस कहानी को और बेहतर ढंग से और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ अभिषेक कुमार जुड़ रहा है। अभिषेक, संजीव हंस आप और बेहतर जानते हैं इनके इस हंस की कलाकारियों को, कारगुजारियों को, दोनों को। संजीव हंस नीतीश की आंखों के तारा हुआ करते थे। एकाएक ऐसा क्या हो गया कि संजीव हंस की छुट्टी कर दी, या अब मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से जो वो आदेश भी दिखा दें। संजीव हंस को हटा दिया गया, छुट्टी कर दिया गया। एक झटके में नीतीश का क्या खेल है? आशीष जी, आपने कहा कि अपने हैं, काफी अपने हुआ करते थे, बहुत करीब हुआ करते थे। आपने हम्म। वो गाना नहीं सुना है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो सवाल हम्म। ये है कि अपने कौन है जो नशे मन पे बिजलियां गिरा रहे थे? क्या वो संजीव हम्म। हंस गिरा रहे थे या क्या वो नीतीश कुमार गिरा रहे थे? हम्म। बहुत दिनों से एक चर्चा थी, जिस वक्त ये ईडी की रेड हुई थी तभी से चर्चा थी कि हम्म। देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है, हम्म। महाराष्ट्र वाले हालात तो है नहीं, और हम्म। उत्तर भारत में किस तरह से राजनीतिक दल चलते हैं, खास करके यूपी, बिहार, बंगाल जैसे दलों में क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, कांग्रेस तो खैर है ही नहीं सत्ता में, मतलब क्या भाजपा, क्या राजद, क्या सपा, क्या बसपा, क्या जदयू, क्या टीएमसी, कोई भी पार्टियां, मतलब जिस राज्य में बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं है, उन राज्यों में पार्टियां कैसे चलती है आप जानते हैं? हम्म। पार्टियां चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी, राज्य की योजनाएं, और कहा जो फंड जाता है उसमें तथाकथित रूप से बहुत सारी चीजें होती है। उस परत में मत जाइए, छोड़ दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। संजीव हंस पर आरोप था, जेडीयू के कुछ लोग अंदर खाने आरोप लगाते हैं अमानत में खयानत का, यानी हम्म। सब माल अकेले डकार जाने की का कथित आरोप। मैं नहीं जानता वो माल हम्म। डकारने वाले हैं या नहीं, लेकिन जितनी संपत्ति मिली है वो ईमानदारी की कमाई से नहीं मिलती है, ये भी नहीं सच्चाई है। हो। हम्म। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूं। जेडीयू के अंदर के लोग बता रहे थे कि जेडीयू के एक अध्यक्ष बनाए गए थे कुछ दिनों पहले, वो अध्यक्ष पार्टी से भी बाहर है, और हम्म। जब अध्यक्ष बनाए गए उस वक्त पार्टी फंड में तकरीबन कहा जाता है कि 100 करोड़ के आसपास रुपए किसी तरह से हुआ करते थे। और हम्म। जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया, जब उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया गया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, वो अध्यक्ष भी पार्टी में नहीं है। अब मैं नहीं जानता कि वाकई इस बात में कितना दम है, लेकिन राजनीतिक तौर पर हमें सूत्रों की बातों पर भरोसा करना पड़ता है और चलाना पड़ता है। तो जब हटाया गया तो कथित तौर से ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त पार्टी नील बटा सन्नाटा था, हम्म। और पार्टी के लिए
अब पार्टी चलाना आसान काम नहीं है। अखिलेश यादव सत्ता में नहीं रह के पार्टी कैसे चला रहे हैं वही जानते होंगे। हाँ, बहुत मुश्किल है। बहुजन समाज पार्टी कैसे पार्टी को चला रही होगी, सस्टेन कर रही होगी, या राष्ट्रीय जनता दल वही जानती है। सब कोई शरद पवार नहीं है कि वो हमेशा सत्ता में रहते हैं। सरकार किसी पार्टी की हो महाराष्ट्र में, सत्ता में शरद पवार रहते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से लेकर वहां की तमाम कंपनियों पर, इक्का दुक्का को छोड़ दें तो तमाम कंपनियों पर वहां के सत्ताधारी नेताओं से ज्यादा शरद पवार पर भरोसा होता है। ये एक सच्चाई है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ तक कि उत्तर भारत की पार्टियों की भी वो चुनाव में कहा जाता है कि मदद पहुंचाने का काम करते हैं। मदद करते हैं। हाँ, सभी राज्यों में, चाहे सपा हो, बसपा हो, राजद, जदयू आपस में ही लड़ रही हो, तब भी कहा जाता है दोनों जगह उनकी पैरवी से कहीं ना कहीं से कुछ अर्थतंत्र का इंतजाम हो जाता है। उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर भारत में यही है कि कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट या कुछ ऐसे इंतजामात सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं कि हाँ, एक शेयर कहीं से आता रहे। अब शेयर कहीं से आता रहे और शेयर खुद लेकर के बैठता रहे, इन दोनों के बीच का जो महीन फर्क है, उस महीन फर्क ने संजीव हंस की ये दुर्दशा कराई है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, हम बिहार से हैं, और चाहे कोई कर्नाटक से भी होता है उसे भी पता है कि राज्य में बिजली बोर्ड, लोग कहते हैं पीडब्ल्यूडी का नाम, लोक निर्माण विभाग का नाम, भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन बिजली बोर्ड से ज्यादा भ्रष्टाचार वहां भी नहीं होता है, ये बात मान के चलिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा राज्यों में कहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तक परेशान रहती है राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के घाटे से। जब न तब योजना आयोग के पास और केंद्र के पास लोग झोली लेकर के पहुंचते हैं कि साहब हमें बिजली देनी है। हमारे यहाँ ये नहीं बताते कि ट्रांसमिशन के नाम पर और बाकी नाम पर कौन कौन सा खेल होता है बिजली के। इतने मेगावाट के प्रोडक्शन को इतना मेगावाट दिखाना और बीच में कौन सा खेल होता है सभी जानते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में कैसे कैसे बीच में क्या खेल, वो कहने की जरूरत है। मीटर लगाने के नाम पर क्या खेल होता है। और इस सफाई से, सड़कों की सफाई, सड़कों का मामला तो लोगों को दिखता है कि हाथ से हटा दिया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में सड़क टूटी हुई है, बहुत घटिया क्वालिटी की है। ये आपको जब तक कोई किसी के घर में नहीं जाएगा तब तक मीटर की क्वालिटी नहीं देखा, और बिजली जो आती है नहीं आती है, मामला यहीं तक सिमट जाता है। ये बहुत बड़े करप्शन का अड्डा है पूरे देश में। अरविंद केजरीवाल ने इसको मुद्दा बनाकर शीला दीक्षित को हरा दिया, अगर आपको याद हो तो, बिजली के बढ़े हुए बिल और पानी के बढ़े हुए बिल को मिलाकर। नहीं, तो उतना ही नहीं है अभिषेक, मैं बताऊं, पीडब्ल्यूडी की जो स्टेट के जो होते हैं टेंडर, ऊर्जा विभाग के टेंडर बहुत भारी भरकम आते हैं। श्रीकांत शर्मा जब योगी वन में ऊर्जा मंत्री थे तो दो लोग उनका भाजपा के प्रवक्ता हुआ करते थे, वो दो लोग आकर के मनीष मतलब उनका नाम भी क्या बोले, चलिए श्रीकांत शर्मा के काम काज संभालने वाले दो प्रवक्ता थे, बड़ी चर्चा उनकी होती थी, और एक बहुत भारी टेंडर हुआ था, उसपे तो बहुत यूपी में चर्चा हुई। एक बात मैं बताऊं आपको आशीष जी, जब बचपन में हम लोग हाफ पैंट से फुल पैंट से जब स्कूल में आए, अभी हाफ पैंट वाले ही थे, फुल पैंट वाले अभी कभी कभार पहन के जाते थे किसी सीजन, या डेंगू के सीजन में मच्छर काटने के डर से फुल पैंट पहनते थे, नहीं तो हाफ पैंट में स्कूल जाते थे। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अलावा किसी एक मंत्री को हम लोग जानते थे, जो न्यूज में अक्सर आते थे, टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में, उनका नाम था नरेश अग्रवाल, ऊर्जा मंत्री। बाकी कौन किस विभाग का मंत्री है कोई नहीं जानता था। कल्याण सिंह के अलावा, जैसे आज इस सरकार में आप कह सकते हैं कि मोदी जी के अलावा रेल दुर्घटनाएं ना हो तो रेल मंत्री लोग नहीं जान पाएंगे, तो रील बनानी पड़ती है। आज मोदी जी के अलावा लोग साफ साफ को जानते हैं। वैसे ही यूपी की स्थिति थी। तो बिहार में नीतीश कुमार प्रशासन कैसे चलाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी चलाते हैं, वहां भी कैबिनेट की वही स्थिति है। नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, नवीन पटनायक रहे हो, सब उसी तरह से शासन चलाने के आदि रहे, और उस शासन व्यवस्था में सेक्रेटरी मंत्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल, अंचल अधिकारी तक उनकी नहीं सुनते, वो सार्वजनिक तौर पर बयान देते हैं कि हमारी छोड़िए, एलआरडीसी और एडिशनल कलेक्टर की नहीं सुनते। तो ये सवाल है। तो एसीएस जो पद होता है राज्य में, अक्सर किसी राज्य में 4-5 एसीएस होते हैं। एसीएस उन्हें कहा जाता है जो चीफ सेक्रेटरी तो एक ही बनेगा राज्य में, जैसे प्रधानमंत्री एक ही बनेगा, मुख्यमंत्री एक ही बनेगा, चीफ सेक्रेटरी तो एक ही अधिकारी बनेगा, लेकिन उसके समकक्ष रैंक में जो अधिकारी होंगे उन्हें चीफ सेक्रेटरी रैंक देकर के वेतन दिया जाएगा। यूपीएससी और डीओपीटी का चार्टर्ड कहता है कि 30 साल पुरानी जिसकी सर्विस हो गई उसे चीफ सेक्रेटरी रैंक दे दिया जाता है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी रैंक मिलने के बावजूद चीफ सेक्रेटरी ना बन पाना है बहुत सारे अधिकारियों के, 90% अधिकारियों की किस्मत में होता है कि कोई एक ही रहेगा।
यूपी बड़े में पूरी राज्यों पीढ़ी में रिटायर हो जाते गई, हैं मुझसे, दुर्गा शंकर बड़े जैसे राज्यों में ज्यादा रिटायर आदमी एमपीएस बने रहे। जी, पूरी पीढ़ी एक रिटायर हो गई ब्यूरोक्रेसी की, अब सीएस बनेगा कोई हमारे बैच से, अब बनेगा, लेकिन वही रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पाते रहे। तो बिहार में एसीएस के कई पद हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, और उन एसीएस को, एक एसीएस को किसी को 1, किसी को 2, किसी को 4 ऐसे मंत्रालय दे दिए जाते हैं कि इन मंत्रालयों का सुपरविजन इनके द्वारा होता है। जैसे के पाठक थे, बहुत चर्चित ईमानदार आदमी है के पाठक, थोड़े झटकी मिजाज के बताए जाते हैं लेकिन ऑनेस्ट आदमी है। तो के पाठक के जिम्मे शिक्षा विभाग था, उसी तरह से इनके जिम्मे, हम साहब के जिम्मे था आपको ऊर्जा विभाग, बिजली विभाग। और ऊर्जा विभाग जब इनके जिम्मे था तो स्वाभाविक है जो पार्टी सत्ता में है, और जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी को तो ये इच्छा होगी कि भाई हमने इन्हें बनाया है। और अब देखिए व्यवहारिक बात आपको बता दें, नीतीश कुमार चाहे के पाठक को भी ले जाके बिठा दें, बिजली विभाग का भ्रष्टाचार तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि नीचे से खत्म नहीं होगा। वो मास्टर साहब का ट्रांसफर नहीं है जो के पाठक जाके ठीक कर देंगे कि मास्टर साहब ड्यूटी पे आते हैं कि नहीं आते। सवाल यही है कि जहां करप्शन खत्म नहीं करते वहां ये सब पार्टियां सरेंडर हो जाती है कि चलो ठीक है करो, लेकिन कुछ चढ़ावा पार्टी फंड के नाम पर भी पहुंचना चाहिए। इसमें दिक्कतें आ रही थी, और जब ये ईडी का छापा पड़ा है, पूरी कहानी मैंने इसलिए बताई कि लोग समझ जाए। जैसे यूपी में नगर विकास मंत्रालय है, आप जाके पता कीजिए कानपुर नगर निगम का बजट कितने का है। अगर वो बजट 2500 करोड़ का होगा, हो सकता है कि उससे ऊपर से कुछ प्रतिशत फिक्स होकर कहीं और चला जाता हो, पता भी नहीं चलता हो, कहीं दिखा दिया जाता हो। ये यूपी की नहीं, हर जगह की कहानी है। बीएमसी का बजट कई राज्य सरकारों से ज्यादा बड़ा है मुंबई में। तो ऊर्जा विभाग का जो मामला था, मंत्री विजेंद्र यादव साफ सुथरे आदमी है, 20 साल से मंत्री है, नीतीश कुमार के करीबी है, लगातार वही ऊर्जा मंत्री है, ध्यान दीजिए। और सचिव 7 दिसंबर 2020 से, यानी नीतीश कुमार ने इस विधानसभा में जब कार्यभार संभाला, संजीव हंस की वहां नियुक्ति थी। संजीव हंस की दोस्ती टाइगर और गुलाब यादव टाइगर थे, टाइगर पर भी रेड हुई, गुलाब यादव पर। मतलब मैं दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दूं, तो हमारे दर्शक टाइगर मतलब अशोक वानखेड़े ही समझते हैं, वो नहीं, गुलाब यादव। वो तौहीन हो जाएगी अशोक वानखेड़े जी के लिए ऐसी बात करना। कहा ईमानदारी और पत्रकारिता के शिखर पर बैठे हुए टाइगर, और कहा वो कथित टाइगर। खैर, गुलाब यादव का पुणे में रियल एस्टेट का कारोबार बताया जाता है। गुलाब यादव की दोस्ती कई ऐसे आईएएस अधिकारियों से है जो बिहार और उत्तर प्रदेश कैडर है, और कहा जाता है देखिए ब्लैक को व्हाइट करने का एक पूरा नेक्सस मौजूद है, और उस नेक्सस में गुलाब यादव और टाइगर, उनके ऊपर भी रेड हुई। संजीव हंस पर जब रेड हुआ तो कहा गया कि नीतीश कुमार की पार्टी ने बदले हुए पावर इक्वेशन में दिल्ली में अपनी धमक का इस्तेमाल करते हुए संजीव हंस पर ईडी की रेड डलवाई है, चोरी ये चली। और आज जो कुछ हुआ है, उन्हें पद से हटाया गया है। मैंने आपको एक दिन कहा भी था कि अचानक आप देखिएगा, ऑन कैमरा ही कहा था कि देखिएगा जब ये मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा, संजीव हंस को धीरे से हटा दिया जाएगा। 2 और ब्यूरोक्रेट है, नाम लेना उचित नहीं है, 2 और ब्यूरोक्रेट है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों ब्यूरोक्रेट पर अब आगे ईडी पहले पहुंचेगी या नीतीश कुमार उनसे पहले छुटकारा पाएंगे, ये देखा जाना है। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने इस स्ट्रोक से, एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। संजीव हंस से मुक्ति पा ली। अब कहा जाता है कि जितना पार्टी के लिए चाहिए था कथित तौर पर, उतना रिकवर भी करवा लिया गया। संजीव हंस के तमाम ठिकाने भी पता चल गए, और पॉलिटिकल बदनामी राजद के मत्थे भी डाल दी गई, क्योंकि गुलाब यादव टाइगर, उन पर भी ईडी की रेड हुई। अब आगे के लोग समझ जाए ये खेल है। अब इस खेल के बाद ध्यान रखिए, प्रशासनिक महकमे में भी नहीं, राजनीतिक महकमे में भी कई सारे खेल बिहार में होंगे, ये भी जान लीजिए। संजीव हंस को किनारे करने, आप सोचिए राष्ट्रीय जनता दल से संजीव हंस के विरोध में एक भी प्रतिक्रिया आप बता दीजिए। यहाँ तक कि राजद के एक प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कहा कि वो दलित है इसलिए उन पर किया गया, आपने देखा होगा। आप समझ सकते हैं, करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जहां कोऑपरेशन इन करप्शन इस देश की हर पार्टियों में है। भाजपा ने इस्तेमाल किया वाड्रा का नाम चुनाव जीतने के लिए, वाड्रा पर कभी ईडी गई है, उन्हें गिरफ्तार किया नहीं किया। ठीक इसी तरह से कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस सत्ता में आ जाएगी तो क्या आपको लगता है कि कोई कोऑपरेटिव का मामला खोला जाएगा? यहाँ बड़े बड़े लोग मंत्रालय में बैठे हुए हैं और पहले से कोऑपरेटिव का अनुभव रखते हैं। ये करप्शन इन कोऑपरेशन यहाँ
शीर्ष पर निभाया जाता है, ये बात आप जान लीजिए। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है भारत की राजनीति में, फंसाया जाता है मोहरों को, इस्तेमाल किया जाता है मोहरों को, और जहां ये लगता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ हम साबित नहीं कर सकते, चलो इसको जेल भेजकर कहीं टॉर्चर करो, क्योंकि इसको सजा तो नहीं होगी, ये बरी होकर ही निकलेगा, चाहे अनिल देशमुख हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे आगे चल के अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया हो सकते हैं। जहां लगेगा कि इस व्यक्ति को सजा हो सकती है, लालू यादव जैसे इकलौते एग्जाम्पल है जो हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में मामला चला गया, वो खुद अपने बनाए जाल में उलझ गए कि सीबीआई जांच रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और कुछ गलतियां उनकी तरफ से व्यवहारिक हुई। देखिए आप सोचिए आशीष जी, हमें आज भी हंसी आती है, 37 लाख रुपए की ट्रेजरी लूट अगर कहीं हो रही है तो 37 लाख रुपए में मुख्यमंत्री अपना हिस्सा मांगने जाएगा? अब बताइए, या कहीं 50 लाख की चारा घोटाला क्या है, 5 ट्रेजरी का जो प्रूफ मिला, कहीं 37 लाख, कहीं 50 लाख, कहीं 95 लाख, इसमें मुख्यमंत्री शेयर मांगेगा? या ये नहीं, लेकिन मतलब व्यवहारिकता यही है, लेकिन कागज कहता है। एक बात संजीव हंस वाले मामले में जैसे आपने कहा कि राजद ने नहीं किया, मैं मतलब जब से नौकरशाही को देख रहा हूँ, नौकरशाहों पर करप्शन का चार्ज जब भी आता है, सभी विपक्षी पार्टियां सन्नाटे में रहती हैं। अधिकारियों के बारे में कोई जुबान नहीं खोलता। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े-बड़े उदाहरण है। अखंड प्रताप सिंह एक आईएएस हुआ करते थे। आईएएस एसोसिएशन ही एक लिस्ट बनाती थी, जारी करती थी, अब पता नहीं इधर करती है कि नहीं करती है। जो मतलब करप्ट आईएएस का, तो परचम लहराते थे। अखंड प्रताप सिंह का परचम था, मतलब करप्शन के मामले में बड़ी चर्चाएँ हुआ करती थी। अलग-अलग मुख्यमंत्री बनते रहे, वो सबके चीफ सेक्रेटरी हो जाते होते, सबके जो है मुख्य सचिव हो जाते थे। तो उनमें अद्भुत क्षमता थी, कभी कोई उन पे उँगली नहीं उठाया। तो नॉर्मली बहुत सारे अभी भी एक एक हैं महोदय, केंद्र सरकार ने उनको बड़े हैंडसम से आईएएस हैं उत्तर प्रदेश में। मायावती की सरकार थी, सबसे चर्चित आईएएस थे। मायावती की सरकार में जो कुछ भी हुआ उस समय में सबसे चर्चित थे। उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार आई, तो अखिलेश यादव की सरकार में वो आँख और कान बन गए 5 साल। योगी की सरकार आई तो शुरू में डंप रहे, लेकिन मैनेजमेंट होता है ना ये अधिकारियों का। 2-3 साल बाद वो फिर से आ गए, लेकिन वहाँ पर दरअसल योगी आदित्यनाथ नहीं रोके हुए थे। वहाँ पर अवस्थी जी एक रोके हुए थे कि 2 आदमी कैसे, 2 दूल्हा कैसे हो जाएगा एक के बारात में। तो एक दूल्हा दूसरे दूल्हे को थोड़ा दबाए हुए था। आखिरकार वहां से आए, दिल्ली में अभी उनको कुछ काम सौंपा गया है। अक्सर वो मीडिया हाउसेज की बड़े मीडिया हाउसेज के बड़े-बड़े मालिकान के या बड़े पत्रकारों की पार्टीज में भी जाते हैं साहब। तो ऐसे लोग हैं, वो सब कोई शासन में हो, कोई पार्टी हो, कोई मुख्यमंत्री हो, वो मलाई काटते हैं। ये ये अधिकारियों की ताकत है। संजीव हंस को निपटाया, इससे मैं खाली एक चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ, वही आखिरी सवाल मैं आपसे मैं समझ और डिटेल में समझना चाहूँगा। एक जो है, एक नया रास्ता दिखा दिया नीतीश कुमार ने, जो आपने कहा, मैं आप ही की बात पे कर रहा हूँ, रिकवरी वाला मामला, कि अब ईडी के ज़रिए खाली भाजपा ही नहीं रिकवरी करेगी। अब कुमारस्वामी भी कहेंगे रिकवरी करवाना है, नायडू भी कहेंगे रिकवरी करवाना है। मतलब अब एक काम ईडी के जिम्मे पड़ गया है। अब रिकवरी एजेंट का काम भी मिल गया है, और खाली भाजपा आशीष के लिए नहीं जी, करना होगा, लोगों आशीष के लिए जी भी एक करना बात होगा। बताइए, कुछ प्राइवेट बैंकों पर आरोप लगा था, काफी बवाल हुआ था, आपको याद होगा कि बकाया लोन वसूलने के लिए प्राइवेट बैंक रिकवरी एजेंट के तौर पर स्थानीय स्तर के गुंडे बदमाशों को बहाल कर रही है। सुना होगा हुँ, आपने, कई लोगों ने कहा हुँ। कि ये क्या तरीका है। तो हाँ, ये हाँ। बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने, उनकी सरकार ने, अब नीतीश कुमार उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी की सरकार, नेतृत्व वाली सरकार ने ये रास्ता जरूर अख्तियार कर लिया, रास्ता सबको दिखा दिया है कि भाई हुँ, सत्ता में समर्थन दे करके रिकवरी एजेंट की भूमिका जांच एजेंसियों से निभाने के लिए ये बहुत हुँ। मुफीद समय होता है कि रिकवरी एजेंट की भूमिका निभाने के लिए तैयार कर लो कि कहां तक हाँ, क्या, और इसमें ब्यूरोक्रेट ही फंसेंगे। अब हाँ। सोचिए, 2-3 चीजें इसमें है, आप समझिए। एक है, अक्सर आप जानते हैं कि अक्सर क्या पूरी तरह से ईडी का जो कैडर होता है वो आईआरएस अधिकारियों का होता है, हुँ, और आईआरएस अधिकारी, एक आईआरएस की लॉबी उतनी मजबूत नहीं है दिल्ली में या कहीं भी राज्य में जितनी आईएएस लॉबी होती है। आईपीएस लॉबी हाँ। भी नहीं है, आईएएस लॉबी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। हुँ, और आईआरएस लोग अक्सर इस कुंठा में पूरी जिंदगी रहते हैं कि 10 नंबर और मिलता हमको यूपीएससी में तो शायद हम आईएएस हो गए होते।
समझ लीजिए। कुछ ऐसे भी होते हैं कि अरे हम जनरल कैटेगरी में थे, हम तो 140 180 रैंक पर थे, तो देखो हम वो हो गए, 250 रैंक वाला आईएएस हो गया, हमें आईआरएस मिल गया, आईपीएस में नहीं मिला। ये सारी कुंठाएं को लेकर के सर्विस करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये सारी कुंठाएं निकालने के लिए ईडी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गई है, और वो तब और बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाती है जब उसके पीछे पॉलिटिकल मास्टर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उसको लगता है कि अब माकूल वक्त आ गया है। ये बात समझिएगा कि किस तरह से काम होता है। ठीक इसी तरीके से आपने रिकवरी एजेंट की बात की और ब्यूरोक्रेसी के व्यवहार की। संजीव हंस देखिए, करप्शन इस देश में कोई भी करे, चाहे संजीव हंस हो, यदि वो बेदाग है तो उनको बरी होना चाहिए, लेकिन यदि करप्शन कोई भी कर रहा है तो इस देश में सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लोकपाल आया 8 नंबर का, सब देख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और ब्यूरोक्रेसी किस तरह से सत्ता के इकबाल के साथ खिलवाड़ करती है और चापलूसी करती है, मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने बताया था केंद्र के गृह सचिव के बारे में। नाम नहीं लेंगे, छोटी सी घटना है, 30 सेकंड में बता देते हैं। वो गृह सचिव बने थे और गृह मंत्रालय में लंबे समय तक थे, बेगूसराय से आते थे, बेगूसराय के दबंग माने जाने वाले समुदाय से आते थे। चलिए और छोड़ दीजिए, और आपको बताते हैं, जब एसबी चौहान गृह मंत्री थे नरसिम्हा राव में, तब वो कहते थे कि अरे साहब, पूरे बिहार में अकेला 54 सीटों में, तब 54 लोकसभा सीटें थी, अकेला कांग्रेस को तो हम ही लोगों ने जिताया है। एकमात्र सीट मिली थी 91 में उस लोकसभा में, हम ही लोगों ने जिताया है, हम ही लोग तो जिंदा रखे हैं कांग्रेस को, हमारा परिवार खानदानी कांग्रेस ही रहा है। जब वो सरकार चली गई और जब इंद्रजीत गुप्ता साहब लेफ्ट वाले आ गए गृह मंत्री यूनाइटेड फ्रंट की देवगौड़ा गुजरात सरकार में, तब भी वो जनाब गृह मंत्रालय में थे, शायद ज्वाइंट सेक्रेटरी या किसी पद पर थे, कोई एक विंग था उनके साथ। तब वो कहते थे क्या, अरे साहब हम तो बिहार के लेनिनग्राद से आते हैं, बेगूसराय को बिहार का लेनिनग्राद कहा, तो वहां से आते हैं। और वहां भी उन्होंने मलाई काटी, और बाद में जब लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री बने, तब जाके वहां पर कई बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट ने मुझे बताया था कि वहां जाकर के उनकी दरबार में कहते थे कि हमारे यहाँ तो लाल झंडे का आतंक कितना था कि अगर हमारा परिवार नहीं हो, हम लोग नहीं रहे, तो वहां आपकी शाखा नहीं लग पाती, संघ के लोग वहां पर शाखा नहीं लगा पाते। हमारे ही जैसे 5-10 परिवार हैं जो वहां संघ को और बीजेपी को जिंदा रखे हुए हैं बेगूसराय में। तो इस तरह की से चापलूसी करके, वो जमाना शीर्ष के नेता अपेक्षाकृत आज की तुलना में बहुत ईमानदार होते थे। आप कुछ भी कह लीजिए, उस जमाने में जो लोग देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, शायद ही किसी पर करप्शन का चार्ज आया हो, या उसकी निजी जिंदगी सादगी के साथ नहीं रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बनने वाले लोगों की निजी जिंदगी आज के लोगों के मानदंडों के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत चार्ज भी आया तो बहुत ऊपर हुआ करती। तब पैसे के लेन देन से चापलूसी नहीं होती थी, तब हिस्सा बटाने और रिकवरी एजेंट के तौर पर नहीं होता था। तब होता था क्या, अपना वैचारिक एफिलिएशन प्रूफ करके चापलूसी करके अच्छे पद पाना, मलाईदार पद पाना। अब वो ढर्रा बदल गया, ना हनी भाई के लिए ना गनी भाई के लिए। वांटेड मूवी में जो सलमान खान कहते हैं कि ना हनी भाई के लिए ना गनी भाई के लिए काम करता हूं, सिर्फ मनी भाई के लिए, वो धंधा ब्यूरोक्रेसी ने अपना लिया है। और चाहे वो किसी की सरकार रहे, आपने अखंड प्रताप सिंह का उदाहरण दिया, कई ऐसे ब्यूरोक्रेट मिल जाएंगे। नृपेंद्र मिश्रा जी किस सरकार में नहीं थे, मैं नहीं जानता वो करप्ट है कि ईमानदार है, लेकिन मुलायम सिंह के भी करीबी थे, कल्याण सिंह के भी करीबी थे, राजनाथ सिंह के भी करीबी थे, और बतौर ट्राई चेयरमैन तो नरेंद्र मोदी भी उनके मुरीद हो गए। उनके लिए रूल बदला गया, आपको मालूम होना चाहिए। ट्राई चेयरमैन को पोस्ट रिटायरमेंट कोई पद देने की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए सर्कुलर चेंज किया गया। तो इस देश में करप्शन का जो मुद्दा है, संजीव हंस की जो बात आपने कही है, एक बात तय मानिए कि नीतीश कुमार अब सिर्फ संजीव हंस पर नहीं रुकेंगे, अब मामला 2-3 और ब्यूरोक्रेट तक जा सकता है। और देखिए किस तक जा सकता है, बिहार की जनता समझती है। बिहार के बाहर के लोग कम समझते हैं, लेकिन बिहार की जनता समझती है कि अमृत काल में कौन सा दिया, कौन सा दीपक रोशन होगा, कौन सा दीपक रोशन होगा, कब तक जलेगा, कब तक जलेगा, दिए में कब तक घी पड़ेगा। अमृत काल में यहीं पर चर्चा हम लोग खत्म करते हैं। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। खैर, ये रिकवरी एजेंट, ये रिकवरी पार्टी कैसे चलेगी, हालांकि नीतीश कुमार इस बारे में बड़े चिंतित रहते हैं कि पार्टियां चलेंगी कैसे, क्योंकि जीतन मांझी को उन्होंने कहा था कि देखेंगे पार्टी कैसे चलेगा, कहाँ से आएगा, आदमी नहीं है उसके पास, पैसा नहीं है उसके पास, कैसे पार्टी चलाएगा। तो वो सब पार्टी कैसे चलेगा इसका पूरा ख्याल रखते हैं। तो पार्टी चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन
कई बार ऐसी चीजें भी कर जाते हैं नीतीश कुमार कि बाकी लोगों को भी रास्ता दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा ही खेल शुरू हुआ है। देखते हैं खेल रुकता कहाँ पे है। इजाज़त दीजिए फिलहाल आप लोग न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।